वो बताने का उन्होंने कोशिश किया है, मतलब बताया है। और बाद में उसके बाद उन्होंने फिर धातुओं की बढ़ने के लक्षण क्या क्या होते हैं वो बताएंगे। तो एक सॉरी, कैन आई जस्ट जी जी। दोष का थोड़ा अपन ने 3 दोष तो अपने समझ लिए, मतलब इन द सेंस उनकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए, पर ये दोष का कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा इस तरह से है, मतलब दोष क्या चीज है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स या वो थोड़ा सा अगर उस पर एलाबोरेट कर सकें। ठीक है, ठीक है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, इसी अध्याय के शुरुआत में ऐसा लिखा है कि दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। तो ये तीनों जो है, दोष धातु और मल, ये तीन देह के मूल है, मतलब देह जिसके ऊपर निर्भर है। तो तीनों का अलग अलग, जिसको हम संस्कृत में हर एक शब्द का व्युत्पत्ति, मैंने कैसे वो शब्द उत्पन्न हुआ, उसका एक हर एक शब्द का दिया हुआ रहता है। तो शब्द कैसे बना, तो दोष धातु और मल तीनों शब्दों को वो कैसे बना है, उसका एक व्युत्पत्ति दिया हुआ है। तो वो है कि दोष जो है वो दूषयंती थी दोषाहा, मतलब शरीर में जो भी दूषित होगा, वो दूषित करने का काम जो करते हैं उनको दोष कहते हैं। लेकिन अभी ये जो हम उसका व्युत्पत्ति देखते हैं, तो एकदम एग्जैक्ट हर बार वो दूषित ही करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दूषित करने का काम वही करेंगे। एक बात तो ये है कि हम ये भी इसमें एक बेसिक हमें ध्यान में रखना होगा कि तीनों दोषों की साम्यावस्था, जैसा हमने पिछली बार स्वस्थ की डेफिनेशन देखी थी कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये आचार्य सुश्रुत की डेफिनेशन है कि स्वस्थ हम किसको कहेंगे। तो समदोषः, तो तीनों दोष जो है वो साम्य अवस्था में होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो ये पहला उसका प्री रिक्विजिट है कि स्वस्थ स्वस्थ रहने का पहला जो कंडीशन है वो ये है कि समदोष, मतलब तीनों दोष जो है वो साम्य अवस्था में होने चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग में दोषों के कर्म देखे हैं कि वात जो है वो अगर साम्य अवस्था में होगा तो ये कर्म करेगा। जैसे उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन ही सम्यक गत्ता धातुनाम अक्षाणाम पाटवे न च। ये बोला है। पित्त का है पित्तम पक्तिष्व दर्शन ही क्षुत्रुचि प्रभा मेधा शौर्य तनुमार्दव ही, ये दूसरा है। और कफ का स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंधक समाधि भी। तो तीन अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो दोषों के बेसिस पर होता है। तो अभी इसमें एक ये भी होता है कि फिर दोष अगर शरीर, दोषों की साम्यावस्था ही शरीर को सही रखने में अगर जरूरी है, तो फिर ये दोष कहाँ रहते हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, तो फिर हम उनको कैसा समझेंगे। तो ये ऐसा है कि दोषों को एज सच वो साम्य अवस्था में या फिर किसी भी अवस्था में हो, देखना तो संभव नहीं है, क्योंकि वो लक्षण स्वरूप है कि लक्षणों के आधार पर हम पता करेंगे कि ये दोष साम्य अवस्था में है कि नहीं है। तो मतलब उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग ये अगर सही चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वात जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। तो ऐसे ही अगर डाइजेशन प्रॉपर है, पक्ति मतलब पाचन की संस्था प्रॉपर है, फिर प्यास सही से लग रही है, तृष्णा मतलब भूख सही से लग रही है, फिर शरीर का जो प्रभा है, बुद्धि है, वो सही काम कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि पित्त जो है वो साम्यावस्था में है, वो अपना कार्य सही तरीके से कर रहा है। और तीसरा जो है वो कफ, जो शरीर में स्थिरता है, शरीर बार बार बीमार होना या फिर ऐसा नहीं है। स्निग्ध है मतलब ऐसा जो
इस तरह की कुछ होता है कि स्किन के ऊपर से पता चलता है कि शरीर स्निग्ध है कि नहीं है। तो अगर वो सही मायने में है, संधिबंध, और सभी शरीरों के जॉइंट्स जो अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कफ भी साम्यावस्था में है। तो दोष जो है वो एज सच अगर साम्यावस्था में है तो उनको पता करना संभव नहीं है, मतलब देखना संभव नहीं है। लेकिन जैसा जिस अभी तक जो पैरामीटर हमको पता है, मतलब जो पैथोलॉजिकल है, बायोकेमिकल पैरामीटर्स है, उसके बेसिस पर हम ये यानी कफ है, ये यानी वात है, ये यानी पित्त है, ऐसा डिफरेंशिएट तो ये बताना संभव एग्जैक्टली क्या है वो बताना संभव नहीं, मतलब क्या उसका पैरामीटर अभी, मतलब ये दिखा, मतलब ये कफ है, ऐसा हम दिखा नहीं सकते बॉडी में कहीं पर भी ऐसा ऐसा है। लेकिन उनकी क्रियाओं के आधार पर ये फंक्शनल एस्पेक्ट है कि फंक्शनल तरीके से हम बता सकते हैं कि कफ का कार्य सही से चल रहा है, पित्त का जो कार्य है वो सही तरीके से चल रहा है, वात का जो कार्य है वो सही तरीके से चल रहा है। ये जो है उनके कर्मों के आधार पर उनका जो बॉडी में लक्षण दिखते हैं, उसके बेसिस पर ये बता पाएंगे कि ये तीनों जो है वो साम्यावस्था में है कि नहीं है। तो इन शॉर्ट दोषों का हम एकदम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते, उनको जो है वो फंक्शनल एक एंटिटी ऐसा करके समझेंगे तो अब हमको समझने में आसानी होगी कि वास्तव में दोष क्या है। तो उनके कार्य से ही उनका ज्ञान होता है कि किस तरीके से वो अपना अपना कार्य करते हैं, तो उसी के बेसिस पर हम दोषों को समझेंगे कि ये तीनों कार्य अगर सही से अगर हो रहे हैं, जो वात पित्त और कफ के जो कार्य है, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा शरीर में, तो वो पित्त की वजह से होगा। जो भी शरीर में स्थिरता और स्ट्रेंथ दिखाने का जो काम होगा वो कफ से होगा। और जो भी मूवमेंट या बॉडी में जो भी चलता रहेगा वो सब है जो वात के वजह से होगा। तो ये तीनों को इस तरीके से देखेंगे तो फिर उन फंक्शनल दृष्टि से हम समझ पाएंगे कि दोष एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, और वो काम कार्यों के आधार पर ही दोषों का जो है वो निर्धारण होता है। तो डायरेक्टली ये बात है, ये पित्त है, ये कफ है, ऐसा दिखाना अभी के जो पैरामीटर है, अभी के जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है, उसके बेसिस पर ये दिखाना संभव नहीं कि माइक्रोस्कोप में देखेंगे या फिर इस तरह से कि ये वात हमको दिख रहा है, ये पित्त हमको दिख रहा है, ऐसा करना संभव नहीं है। तो उनके लक्षणों के आधार पर ही हम उनको बता पाएंगे कि वो साम्यावस्था में है कि नहीं है। तो क्या हम कह सकते तो हैं कि जो सॉरी जी हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो कि जो दोष का फ्रेमवर्क है, ये एक तरह से क्या एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है या एक सटल क्वालिटीज का फ्रेमवर्क है, ऐसा कह सकते हैं? कंसेप्चुअल उसको इसलिए केवल कंसेप्चुअल है ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके जो कर्म और गुण जो है, उनके फंक्शनैलिटी जो है उनको दिखता है। इसलिए अगर सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट अगर कहेंगे तो फिर वो मतलब थ्योरेटिकल ज्यादा हो जाएगा, वो प्रैक्टिकल की यूटिलिटी है नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जो कर्म हमको बॉडी में दिखते हैं, फंक्शन क्या करते हैं वो हमको दिखता है, तो उसके बेसिस पर हम ये बताएंगे कि वात या फिर पित्त या फिर कफ, ये जो तीनों है वो अपना अपना कार्य नॉर्मल से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो जो लिखा है इदम नहा प्रत्यक्ष, मतलब यहाँ ये जो संहिताएं जिन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा है कि इदम नहा प्रत्यक्ष, इनको हमने प्रत्यक्ष किया है। वो उनके प्रत्यक्ष करने के लेवल तक हम अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए हम वात पित्त और या कफ को आइडेंटिफाई एज अ पैरामीटर करके हम नहीं कर पाए कि ये क्या एग्जैक्टली है। लेकिन कर्म के फंक्शन के बेसिस पर हम ये बताएंगे कि अपना अपना कार्य वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। तो कहने हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो है, ये दीज आर सटल क्वालिटीज, हाँ, मतलब ऐसा विजुअल कहा में जा नहीं सकता है। आती है, ऐसा हम्म कह सकते हम्म हैं। जैसे कि वैसे भी प्राण जो है, अब जैसे वायु है, तो हम्म प्राण का कॉन्सेप्ट ही एकदम सटल है, वो अपने को ग्रॉस नहीं हम्म दिखता। प्राण के जो फंक्शंस हैं
उससे जो बॉडी में होता है या नहीं होता वो बड़ी हम्म आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हम्म कफ और पित्त के लिए भी सेम थिंग अप्लाइज कि वो सटल हाँ क्वालिटी। सेम ही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हम कहते हैं कि किसी को खांसी हो गई या फिर जुकाम हो गया तो कफ निकलता है, वो नॉर्मल कफ नहीं है। विकृतावस्था में होगा तभी वो दिखेगा। अगर नॉर्मल सही अवस्था में अगर है तो वो अपना अपना कार्य करते रहेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर फंक्शन के ऊपर से ही उनके लक्षण, जिसको हम आयुर्वेद में लक्षण कहते हैं, तो लक्षणों के आधार पर ही हम ये कफ है, ये वात है, ये पित्त है, इस तरह से बता सकते हैं। तो जैसे जैसे जब जब जुकाम हो जाए मतलब तो जो कफ निकलता है वो तो एक केवल मतलब वो कफ तो कफ नहीं है ना, या जो बाइल है वो वो पित्त तो थोड़ी है। वो वो तो विकृत कफ है, विकृत, हाँ। ऐसा हम बोलेंगे। हाँ, तो कफ का विकृत स्वरूप है वो, कि जो हमको दिखता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में कफ काम कर रहा है तो फिर वो हमको दिखेगा ही नहीं, ऐसा है। मतलब हम्म सूक्ष्म है। जी। हाँ। तो इसका डॉक्टर साहब, देन इट मीन्स वात पित्त एंड कफ इज अ फिजिकल और मेटाफिजिकल। फंक्शनल प्रॉपर्टीज है वो, फंक्शनल जो है वो है, ऐसा हम कहेंगे। इट्स अ मेटाफिजिकल भी हम नहीं कैरेक्टरिस्टिक। कह सकते, मेटाफिजिकल थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है, ओके। मतलब है वैसे। हाँ, एंटिटी उनका जो नॉलेज है वो उनके लक्षणों के बेसिस पर ही होता है, कि जो बॉडी में कार्य देखते हैं उसी के बेसिस पर उनका नॉलेज हमको होगा कि वो नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं है। और अभी के जो पैरामीटर है उसके बेसिस पर हम ये नहीं बताएंगे कि ये कफ है, ये वात है और पित्त है, हम अभी बताना संभव नहीं है। अभी जितना हमारे पास नॉलेज है और जितना टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि इसको हम पर्टिकुलर ये एंटिटी जो है उसको ये बात है, ये एंटिटी जो है वो कफ है, ऐसा हम नहीं बता सकते। लेकिन जनरली कहते हैं कि इसका पित्त बड़ा हुआ है तो ये कर देना चाहिए, वात बड़ी है ये कर देना चाहिए, कहते हैं इसका। तो लक्षण के ऊपर से ही बताते हैं कि मतलब अभी तो सब उसका भी लक्षण भी यहाँ जो दिखा है, बताया है कि अगर पित्त बढ़ेगा तो क्या करेगा। पित्त विमुद्र हाँ, नेत्र तुम क्षुत्र दाहार दाहार निद्रता, वो है। फिर कफ बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो श्वेत श्वेत श्वेतांग, हाँ वो करेगा। वात अगर बढ़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, ये सब उसके लक्षण। मतलब एक्सेसिव अगर है तो क्या करेगा वो दिया है, कम हुआ तो क्या करेगा वो दिया है, और नॉर्मल कंडीशन में तो क्या करेगा ये दिया है। तो फंक्शंस के ही बेसिस पर हम ये बताएंगे कि ये नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं है। अच्छा सर, जो यूनानी सिस्टम में भी लगभग 3 क्वालिटीज की बात होती है, तो क्या वो इक्विवेलेंट है दोषों से या थोड़ा फर्क है? वैसा मुझे जितना मुझे पता है उतना कंसेप्ट के दृष्टि से दोनों सेम है, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है। लेकिन तो क्योंकि बहुत सारी औषधियां भी जो है जो यूनानी में यूज होती हैं वो भी इसी आधार पर काम करती हैं, इसलिए फिर उसको हम सिमिलर तो बोल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली मैंने यूनानी का इतना पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे इतना जानकारी नहीं है। लेकिन कंसेप्ट की दृष्टि से दोनों मेरे हिसाब से तो सेम ही है। थोड़ा एक बार पता करके बता सकेंगे क्या अगली क्लास में प्लीज? यूनानी का देखना पड़ेगा मुझे। मतलब कोई कॉलीग हो या कुछ हो जिनको थोड़ा सा समझ में ज्ञान। बस वैसे है तो वो तीन है ही, मतलब वो जिसको नाम अभी मुझे पता याद नहीं है, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट तो यही है जो आयुर्वेद में कहा है, और यहीं से वो आया है, ऐसा भी बोलने के लिए हमारे पास स्कोप है। हाँ। अच्छा। ये क्या है, अगर वो सेम है ना तो एक्चुअली फिर जो हीलिंग मतलब काफी एनरिच हो सकती है, हाँ हाँ, नहीं क्योंकि काफी सारे जो है यूनानी की मेडिसिन भी हम यूज भी करते हैं, और क्योंकि उनका बेसिक कंसेप्ट यही है तो इसलिए उसके बेसिस पर हम ये उसका शरीर में यूज भी करते हैं, मतलब पेशेंट में भी यूज करते हैं। केवल थोड़े से औषधियाँ कुछ अलग है, बाकी तो सेम है इसका। अब जैसे ना वो देखा वो कप थेरेपी होती है कुछ। हाँ वो वैसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जैसे कुछ उसके उसके अंदर आता है ना। हाँ तो वही कुछ एक मतलब सप्लीमेंट्री थेरेपीज जो है भी अडॉप्ट की जा सकती हैं हाँ यूनानी हाँ से, अगर हाँ, वो बेसिक। तो करते ही है।
जैसे मतलब ऐसा है कोई है कि जिनको विरेचन देना है व्यक्ति को, लेकिन जैसा हम आयुर्वेद में विरेचन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परगेटिव ऐसा यूज नहीं कर सकते, लेकिन उनको ज्यादा लंबे समय तक रेगुलर देना है अगर ऐसा है, तो उसके लिए कुछ यूनानी फॉर्मुलेशन है जो जिसको हम मृदु विरेचन कहते हैं कि वो रेगुलरली यूज किया तो हमारा जो एम है 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यूस का यूज करेंगे तो हम जनरली पित्त को निकालने के लिए विरेचन का प्रयोग करते हैं। तो अगर वो उसका कंटिन्यू अगर यूज करेंगे तो फिर ये जो पित्त को विरेचन करने का कार्य जो है वो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लेकर वो होता है। जैसा हम 7 दिन स्नेह पिला के फिर उसके बाद विरेचन डायरेक्ट कराते हैं, उससे उससे दूसरा एक बात है कि अगर पेशेंट का स्ट्रेंथ उतना नहीं है, इतना विरेचन का जो वेग है वो अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक रेगुलर बेसिस पर एक मृदु विरेचन कंटिन्यू देते हैं। तो वो मुंजीस करके एक उसका फॉर्मुलेशन है यूनानी में, तो उसका रेगुलर यूज भी कभी बहुत सारे पेशेंट में किया हुआ मतलब है किया हुआ है, तो उसका भी रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो ऐसा कुछ मेडिसिन थोड़े से अलग है, तो उनका यूज बेसिस कंसेप्ट तो मेरे हिसाब से तो वही है। फिर मैं देख लूंगा तो और फिर पता चलेगा, तो मैं हम उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक सर। ठीक है, तो हमने वात पित्त और कफ के बढ़ने के जो भी लक्षण है वो काम हमने देखा। फिर उसके बाद आता है धातुओं के बढ़ने के लक्षण। तो दूसरा जो है स्वास्थ्य का जो दिया है कि समधातु अग्नि, तो हमारा थोड़ा सा डिस्कशन उसका हो गया। और तीसरा है समधातु मल क्रिया। तो समधातु साम्यावस्था में नहीं है, अगर वो बढ़े तो उसका भी लक्षण क्या क्या होंगे वो भी दिया हुआ है। तो रसोपी श्लेष्मवत्, तो सबसे पहला जो धातु है वो रस धातु है। पहले जो है वो 7 धातु जो रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा और शुक्र, उसमें से पहला जो ये है धातु वो है रस। तो रस धातु के और कफ के बहुत सारे सिम्टम्स सेम ही है लक्षण, तो इसलिए रसोपी श्लेष्मवत्, रस बढ़ने के भी जो लक्षण है वो कफ की तरह ही है कि कफ बढ़ा हुआ है तो जो लक्षण उत्पन्न होंगे वही रस धातु के बढ़ने के कारण लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो दूसरा फिर आता है, उसके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा करेंगे, एक बार सातों धातुओं का देख लेंगे, फिर उसके बारे में रसोपी श्लेष्मवत् ऐसा अगर कहा है तो फिर कफ बढ़ने का लक्षण है ये कि रस बढ़ने का लक्षण है, उसको डिफरेंशिएट कैसा करेंगे ये भी एक सवाल आ सकता है। तो उसके बारे में एक बार सातों धातुओं का देख लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर रक्तम विसर्प प्लीह विद्रधीन, तो रक्त बढ़ा हुआ है तो फिर उन्होंने डिसीजेस दिए हैं डिसऑर्डर की जो रक्त के बढ़ने के कारण होते हैं। तो विसर्प एक स्किन डिसऑर्डर है, प्लीह मतलब स्प्लीनोमेगाली जो स्प्लीन बढ़ जाती है वो जो है वो रक्त के बढ़ने से होगा। विद्रधि मतलब ब्लिस्टर्स जो ड्यू टू मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं, इंटरनल फैक्टर की वजह से ही विद्रधि होता है वो। फिर एब्सेस ना, विद्रधि जो है एब्सेस। हाँ एब्सेस हाँ। जैसे लंग एब्सेस होता है। हाँ फिर होता है कुष्ठ। कुष्ठ यहाँ पर लेप्रोसी से रिलेटेड नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना है कि कुष्ठ स्किन डिसऑर्डर का ही है। कुष्ठ के वैसे 18 प्रकार बताएं, 18 टाइप्स ऑफ कुष्ठ, 7 महाकुष्ठ है, 11 क्षुद्र कुष्ठ है, तो टोटल 18 टाइप्स ऑफ कुष्ठ आर मेंशन्ड इन संहिता। तो ये जो है कुष्ठ लेप्रोसी नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली हम पेशेंट भी जहाँ हमारे यहाँ आते हैं तो हम वैसे उसको कुष्ठ करके डायग्नोस करते हैं, लेकिन वो हम केस पेपर पर लिखते नहीं, क्योंकि केस पेपर पर कुष्ठ लिखा तो लोगों को कुष्ठ या नहीं लेप्रोसी यही पता है, इसलिए फिर ये हो सकता है कि हमको क्या लेप्रोसी हो गई क्या ऐसा दिमाग में चल सकता है, फिर वो जहाँ पर डायग्नोसिस लिखा हुआ रहता है तो वहां पर कुष्ठ ऐसा नहीं लिखते, दूसरा कोई त्वचा हो गया ऐसा ऐसा लिखते हैं। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन इन पेशेंट्स वो हम नहीं लिखते हैं। लेकिन जब डिस्कशन जब होता है अगर कोई क्लिनिकल मीटिंग है उसके ऊपर डिस्कशन अगर हो रहा है तो उसको कुष्ठ ही नाम से हम बुलाते हैं।
तो क्योंकि आयुर्वेद के वैद्यों को तो जनरली कुष्ठ क्या है वो पता रहता है, इसलिए फिर उनको कुष्ठ बोलने से डायरेक्ट वो लेप्रोसी के ऊपर नहीं जाता है, इसलिए फिर वो हम वहां पर टेक्निकल टर्म का यूज करते हैं। जनरल स्पीकिंग वो जो है वो हम कुष्ठ की जगह पर दूसरा कुछ केस पेपर पे वो लिखते हैं। फिर है वातास्र, वात रक्त, मतलब जिसको हम गाउट की तरह बोल सकते हैं, गाउटी आर्थराइटिस एक टाइप है वो बोल सकते हैं। फिर पित्तास्र, रक्त पित्त, मतलब ऊपर की ओर से या नीचे की ओर से ब्लड का निकलना, तो रक्त पित्त, पित्तास्र। वातास्र, अस्र यानी रक्त होता है, तो वातास्र मतलब वात रक्त, पित्तास्र मतलब रक्त पित्त। फिर गुल्म, जो गुल्म के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन पहले किया है, पेट में कुछ एब्डोमिनल लंप है या फिर ऐसा लगता है कि कुछ बढ़ा हुआ है, जो ऐसा है लगता है तो उसको गुल्म का एक नाम दिया जाता है। फिर उपकुश, कामला, ये अलग अलग व्याधि है। उपकुश ये दांत का रोग है, दंत मांसज रोग, मतलब ये जो गम्स है उनका डिसीज है एक, वो बढ़ जाता है। फिर कामला मतलब जॉन्डिस। व्यंग, व्यंग यानी यहाँ मतलब है कि डिस्कलरेशन जो स्किन के ऊपर था उसको व्यंग कहते हैं। व्यंग मतलब यहाँ पर क्या, जिसको हम कुछ क्या पिगमेंटेशन हो जाता हाथ है। पैर कट गए या फिर उंगली कट गई तो व्यंग, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। तो व्यंग का यहाँ मतलब है कि डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, तो व्यंग, उसको व्यंग कहा गया है। ठीक है। तो फिर अग्निनाश, मतलब भूख नहीं लगना, तो रक्त बढ़ने से भूख भी लगती नहीं है। तो फिर सम्मोह, मतलब जिसे हम अनकॉन्शियसनेस हम कहेंगे। रक्त, त्वग, नेत्र, मूत्रता। और त्वचा मतलब स्किन, नेत्र आंख, और मूत्र मतलब यूरिन, ये तीनों का रेडिश कलरेशन होना, ये सब जो है रक्त बढ़ने के कारण होते हैं। तो बहुत सारे डिसीज है, ये एक फॉर एग्जांपल दिए हैं, ऐसे बहुत सारे व्याधि हैं कि जो रक्त के बढ़ने की वजह से हो सकते हैं। फिर तीसरा आता है मांस। तो मांस, गंड अर्बुद ग्रंथि, गंड उरु उदर वृद्धिता, कंठादिषु अधिमांसम च। तो मांस बढ़ने से क्या क्या होगा, तो गंड मतलब बॉडी में ऐसे अलग अलग जगह पर ऐसा लंप हो जाता है, मतलब जैसे हमको दिखता है कि बॉडी के ऊपर ऐसा एक कुछ ग्रोथ हुई है, ऐसा जो लिखता है, लेकिन जो हार्ड नहीं है, तो उसको हम मांस गंड कहेंगे। फिर अर्बुद यानी ट्यूमर। ग्रंथि, ग्रंथि जो उनको, जिसको हम लाइपोमा या फिर सिस्ट जो कहते हैं, वो ग्रंथि हो गया। गंड उरु उदर वृद्धिता, मतलब गंड यानी ये जो पार्ट होता है चेहरे का, उसको गंड कहते हैं। उरु यानी थाइज, और उदर मतलब पेट, इनका उनमें उनका साइज बढ़ना, उसको हम बोलेंगे वृद्धिता, वो बढ़ना। और कंठादिषु अधिमांसम च, और गले में यह इस जगह पर मांस बढ़ना, वो दिखता ही है, अगर ज्यादा मांस बढ़ा हुआ है तो ये सब दिखेगा। गोइटर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बढ़ा हुआ है तो उसको हम मांस बढ़ने के वजह से वो होता है। फिर मेद बढ़ने से क्या होगा, तद्वत मेद तथा श्रमम। श्रम मतलब बिना काम किए हुए ही थकान लगना, ये मेद बढ़ने का लक्षण है। फिर अल्पेपि चेष्टिते श्वासम, थोड़ा सा कार्य करने पर भी सांस फूल जाती है, तो वो मेद बढ़ने के का लक्षण है। और स्थिक स्तनोदर लंबनम, ये तो ऑब्वियस है, अगर मेद बढ़ेगा, अगर स्थूल्य है, फैट्स बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली स्फिक मतलब बटक्स, स्तन और उदर, स्टमक एंड ब्रेस्ट, इनको इनका बढ़ना, ये जो है वो मेद की वृद्धि से होगा। फिर अस्थि बढ़ने से, अस्थ्यध्यस्थि दंतांश, अस्थि अध्यस्थि अधिदंत, मतलब अस्थि धातु के बढ़ने के कारण, अध्यस्थि मतलब अस्थि के ऊपर अस्थि बढ़ना। दूसरा है कि अधिदंत, एक जगह से दो दांत, मतलब दांतों के ऊपर दांत ये होना, ये भी अस्थि धातु बढ़ने का लक्षण है। फिर मज्जा, तो मज्जा नेत्रांग गौरवम, आंखें भारी होना,
और पूरा शरीर में भारीपन लगना है जो है मज्जा बढ़ने की वजह से होता है। परवसु स्थूल मूलानी कुरियात कृच्छ्राणि अरुंशिच। पर्व मतलब जहां जहां पर जॉइंट्स है बॉडी में, उन सभी सभी जगह पर स्थूल मूलानी, जिनका बेस है वो मोटा है, ऐसे अरुंशी मतलब कुछ, इसको हम क्या कहेंगे, हम्म, फुंसी जिसको हम कहेंगे, मतलब फुंसियां जो उत्पन्न होती है, तो लेकिन उसका जो मूल है वो बड़ा रहेगा। जैसे स्थूल मूलानी कुरियात कृच्छ्राणि अरुंशिच, जो ठीक जल्दी से ठीक नहीं होती है, ऐसे जो है वो फुंसी, मतलब हम क्या कहेंगे उसको, शायद कार्बंकल कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ कार्बंकल, उसको हम ये कह सकते हैं इस तरह से, कृच्छ्रा रुंशिच। फिर है ये मज्जा धातु के बनने की वजह से होता है। फिर आता है शुक्र। शुक्र भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा तो अति स्त्री कामता, वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरीमपि। और शुक्राश्मरी एक उसकी भी गांठ बन जाती है तो उसको शुक्राश्मरी कहते हैं। मतलब सीमेन की गांठ बनती है तो उसको शुक्राश्मरी कहते हैं। और अति स्त्री कामता, स्त्रियों की ज्यादा इच्छा होना, स्त्री संग इच्छा, ये शुक्र वृद्धि के ज्यादा मतलब नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसका लक्षण है। फिर मलों के बढ़ने का के लक्षण क्या है? डॉक्टर साहब एक बार सॉरी, हाँ एक बार थोड़ा सा, अब ये सात सात धातु के अपन ने हाँ बढ़ने के हाँ, हो गया। लक्षण, थोड़ा सा एक बार फ्रेमवर्क समझा देंगे धातु का। मतलब कहते हैं हाँ कि धातु से शरीर निर्माण होता है, तो किस तरह से होता है, एक बार हाँ थोड़ा सा elaborate। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो धातुओं का ऐसा है कि जैसा हमने कहा था कि धातुओं की कार्य जो सही तरीके से हो रहे हैं तो फिर हम बोलेंगे कि शरीर की वृद्धि सही हो रही है। तो एक तो है कि 7 धातु है रस रक्त मांस में, और उन वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसा हमने देखा था कि जिसके आधार पर शरीर खड़ा है। तो इसमें और धातुओं के अपने अपने एक मेन मुख्य कर्म दिए हैं कि प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश धातुनम श्रेष्ठम कर्म क्रमास्पदम, इसी अध्याय में उसके पहले आया है। तो जहां पर भी कमी होगी वो उनकी पूर्ति करना वो रस धातु का काम है। तो एक ये धातु उत्पन्न कैसे होते हैं उसके लिए भी एक 2-3 अलग अलग प्रकार की थ्योरी है। तो एक है कि केदारी कुल्या न्याय, दूसरा है खले कपोत न्याय, तीसरा एक क्षीरदधि न्याय, से 3 न्याय है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे होता है वह समझाने का जहां जहां पर बारी आई है, वहां आयुर्वेद में से न्याय कहते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। तो उसके आधार पर किस तरह से बॉडी में सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन होंगे उसका बेसिस वो है। तो एक है उसमें केदारी कुल्या न्याय, मतलब कि बाकी ये जो 7 धातु है उनको पोषण कैसे मिलता है और ये बनते कैसे, उनको पोषण कैसे मिलता है, उनकी वृद्धि कैसे होती है। तो उसके लिए 3 न्याय जो बताए हैं। तो पहला है केदारी कुल्या न्याय। तो वो कहाँ से आया है? केदारी कुल्या यानी क्या होता है? केदार यानी पानी और कुल्या मतलब जो चैनल होता है उसको हम केदारी कुल्या से कहते हैं। जैसे खेत में अगर जब देखते हैं तो खेतों में क्या होता है कि पहले के जमाने में जब नल वगैरह नहीं थे, उस जमाने में वो ऐसे जिसको हम मराठी में पाट कहते थे कि छोटे छोटी नालियां बनाते हैं और फिर नालियों के इससे सभी जगह पर पानी जाता है। तो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा एक रिजर्वायर होता है, मतलब टंकी होती है या फिर कुआं होता है, उसके बाजू में ऐसा करके वहां से फिर पानी निकाल के वो वहां गिरते रहता है, फिर वहां से वो नालियों के थ्रू सभी पेड़ों तक वो जाता है। तो वो केदारी कुल्या। तो जो पहले होगा उसको पहले पानी मिलेगा, मतलब जो कुएं के पास होगा या पानी की इसके पास जो होगा उसको पहले पानी मिलेगा, जो दूर होगा उसको बाद में पानी मिलेगा। और उस तरह से वो
क्रम से बाद के लोग जो है उनको बाद में पानी मिलेगा, उनका पोषण उससे होगा। उसी तरह से रस, रक्त, मांस, मेद वो उत्तरोत्तर धातु है, तो सबसे पहले जो पोषण है वो मतलब पानी के पास जो है मतलब वो है रस धातु है, तो सबसे पहले पोषण जो रस का होगा। रसों में से कुछ जो पार्ट बचेगा वो रक्त में जाएगा, उसमें से कुछ पार्ट बचेगा वो मांस में जाएगा, उसमें से जो पार्ट बचेगा वो मेद में जाएगा, उसमें से आगे जाएगा तो कुछ पार्ट फिर उसका अस्थि में जाएगा, ऐसे मज्जा और शुक्र, ऐसे क्रम से ये बाद के जो धातु है उनमें सब तक ये जो है वो न्यूट्रिशन जो है पहुंचेगा। ये एक होगा, हो गया मतलब रस एक ही है, मतलब आहार जो हम खाते हैं उनमें से एक आहार रस बनता है, वो क्रम से सभी चैनल्स तक जाता है और जहां तक जितना है वहां तक वो साइड चैनल से वो वहां तक जाता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि खले कपोत न्याय, मतलब जैसा कपोत यानी कबूतर और खल यानी खेत, तो खेत में से जैसे कबूतर हमको जो चाहे खुद को जो चाहिए होगा वो खाना उठाकर लेकर जाते हैं, अपना अपना जो पार्ट है वो लेकर चले जाते हैं, तो उस तरह से हर एक धातु जो है वो आहार रस से अपना अपना जो पोषण का अंश है वो लेके अपना खुद का पोषण कर लेता है। ये एक दूसरी थ्योरी है, मतलब जो रस धातु की अग्नि, रक्त धातु अग्नि है, मांस, ये सातों धातुओं की सातों अग्नियां हैं, वो सातों अग्नियां आहार के रस के ऊपर काम करती हैं। वो डाइजेशन का काम अलग, एक तो जठराग्नि का काम हो गया, उसके बाद आहार का रस उत्पन्न होता है कि इसको हम आहार रस कहते हैं। उस आहार रस पर हर एक धात्वग्नि की क्रिया होती है। रस धात्वग्नि, रक्त धात्वग्नि, मांस, अस्थि, मेद और मज्जा, शुक्र, इन सभी की अग्नियां सेपरेट जो होती है उनका कार्य उसके ऊपर होता है। तो उन सबका सबकी अग्नियों का कार्य इन धातुओं के ऊपर होता है, सॉरी आहार रस के ऊपर होता है, और वो अपना अपना पोर्शन आहार रस से निकाल के अपना खुद का पोषण वो कर लेते हैं। ये दूसरा एक थ्योरी हो गया है। और तीसरा थ्योरी है कि क्षीर दधि न्याय, जैसा दूध का जब हम दही बनाते हैं तो जैसे पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पार्ट दूध में रह गया, थोड़ा सा पार्ट दही बन गया और कुछ अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा जो पोर्शन है दूध का वो पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आहार रस एक बार बनने के बाद उसका एक पूरा का पूरा कन्वर्जन रस धातु में हो जाता है, फिर उसी का कन्वर्जन रस धातु का रक्त में होता है, फिर उसी का कन्वर्जन मांस में होता है, उसी का कन्वर्जन मेद में होता है, फिर उसी का कन्वर्जन अस्थि में होता है, उसका कन्वर्जन फिर मज्जा में होता है, फिर शुक्र में होता है। सब क्रम से एक धातु के बाद दूसरा धातु का कन्वर्जन होते होते लास्ट में जाकर शुक्र बनता है। तो ऐसे तीन अलग अलग थ्योरी है जिसके बेसिस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन जो बॉडी में होता है वो समझाते हैं। तो इस तरह से एक तो केदारी कुल्या न्याय है, दूसरा खले कपोत न्याय है और तीसरा क्षीर दधि न्याय है। तो अभी इसमें ये भी मन में आ सकता है कि एग्जैक्टली तीनों में से किससे होता है। तो ये तीनों एक थियरी है कि जिसके बेसिस पर हम कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। तो ऐसा है कि तीनों अपनी अपनी जगह पर अपना काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली क्षीर दधि न्याय से ही होगा या फिर सिर्फ केदारी कुल्या न्याय से ही होगा या फिर सिर्फ खले कपोत न्याय से ही होगा, ऐसा नहीं है। तो तीनों जो है पद्धति से आहार का रस जो परिणमन है, आहार रस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उन धातुओं में होता है या फिर वो जो बॉडी के पार्ट्स है वो बनने में उनका योगदान रहता है। तो कुछ जो पोषण है वो केदारी कुल्या न्याय से होता है कि आहार रस अगले अगले धातु में पहुंचता है, वहां पे जो उसके लिए यूजफुल पार्ट है वो जो है वो धातु उनसे ले लेता है, और कुछ जो उसका आहार रस का पार्ट है वो रसधात्वग्नि, रक्तधात्वग्नि उसके ऊपर क्रिया होके वो अपना अपना पोर्शन वो ले लेता है। और तीसरा कुछ पार्ट जो होता है कि वो अपना पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, उससे शुक्र, ऐसा क्रम से कुछ पार्ट ऐसा होता है। तो तीनों तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होके
शरीर में धातुएं बनती है, और फिर उसके लिए बनने में कितना समय लगता है कि रस से रक्त बनना है, रक्त से मांस बनना है, उससे अस्थि बनना है, ऐसा सब जो अगर बनना है तो उसको समय कितना लगता है। तो उसमें भी 3 प्रकार के अलग-अलग उसमें व्यूज हैं। एक व्यू उसमें ये है कि हर एक धातु से दूसरा धातु धातु बनने में जो समय लगता है वो 7 दिन का है। तो 7 दिन में रस पूरी तरह से रक्त में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर रक्त 7 दिनों में मांस में होता है, ऐसा एक है। तो टोटल इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन हो गया वो 49 डेज का हो जाता है कि 49 डेज में पूरा शुक्र तक कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा व्यू ये है कि 30 दिन में रस से शुक्र की उत्पत्ति होती है। 1 मास की अवधि में रस धातु से शुक्र धातु बनता है। और तीसरा है कि हर दिन में 7 दिन में रस से शुक्र तक उत्पत्ति होती है। ऐसा एक व्यू है कि हर एक दिन में रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, हर दिन में वो होता है। तो अभी इसमें से कौन सा एकदम सही है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हम जैसा जनरली मानते हैं कि अगर कोई भी हम शुक्र धातु के ऊपर काम करने वाली अगर औषधि है तो ज्यादातर हम उसको 1 से 1.5 महीना तक देते हैं। उसके बाद फिर उसका जो हमको जो परिणाम है वो मिलता है, वो दिखता है। तो ऑन एन एवरेज 1 महीने से लेके 45 डेज तक हम ये मानकर चल सकते हैं कि रस से शुक्र धातु की उत्पत्ति इस क्रम से होती है। लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद भी है कि कुछ द्रव्यों को सद्य शुक्र का कहा है कि वो लेने के बाद तुरंत शुक्र धातु की उत्पत्ति कर देंगे, डायरेक्टली उसी जगह पर जाकर काम करेंगे। तो ऐसा जैसे दूध है, क्षीर को सद्य शुक्र कर कहा है कि वो दूध लेने से डायरेक्टली शुक्र धातु की वृद्धि हो सकती है। और ऐसे कुछ और द्रव्य हैं कि जिनसे डायरेक्टली शुक्र का वृद्धि होने का कार्य होता है। तो ऐसे टारगेट ओरिएंटेड भी कुछ ड्रग्स हैं कि वो डायरेक्टली उसी धातुओं के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते केसर हैं भी कि ऐसा ही है क्या? केसर भी डायरेक्टली हाँ, शुक्र पे काम, केसर, सैफरन, केसर। केसर का कार्य ज्यादातर मतलब रक्त धातु के ऊपर ज्यादा है, डायरेक्ट शुक्र की उत्पत्ति करने में उसका उसका उतना रोल नहीं है, रक्त धातु के ऊपर काम करता है। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा वो हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से बॉडी का जो पोषण है वो 7 धातुओं का अपनी अग्नियों से, और ये जो 3 न्याय के बारे में हमने जो डिस्कशन किया उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं, मतलब कैसे करना है होता है। ये धातुओं का ये जो अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ या नर्वस सिस्टम हुआ या मस्कुलर सिस्टम हुआ, इनसे कुछ कोरिलेशन है क्या? ऐसा है कि कुछ कुछ का कोरिलेशन होता है, हो सकता है। मतलब जैसा हम मज्जा जो कहते हैं, तो जो बोन मैरो जो होता है उसका थोड़ा सा कोरिलेशन मज्जा धातु से हो सकता है, लेकिन केवल बोन मैरो से ही होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके कुछ लक्षण ऐसे भी हैं कि जो जब बढ़ने के लक्षण मज्जा नेत्रांग गौरव में लिखा है कि नेत्र और अंग गौरव, तो आंखों में भारीपन आना, तो आंखों की जो रोशनी है वो भी मज्जा धातु का एक कार्य है। फिर दूसरा एक मज्जा का कोरिलेशन नर्वस सिस्टम से भी करते हैं कि नर्वस सिस्टम का अगर कार्य ठीक से होना है तो मज्जा धातु का पोषण सही से होना जरूरी है, तो वो भी उसके अंडर आता है। फिर जो अस्थि धातु का तो क्लियर है कि जो भी अस्थि शरीर में है वो अस्थि धातु का ही है। तो बोन्स जो बोनी जो स्ट्रक्चर है वो अस्थि धातु में आता है। रस और रक्त में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि रस यानी उसको जिसको सीरम कहेंगे या फिर रक्त को या फिर रस को प्लाज्मा। केवल जो शरीर फ्लूइड है तो कहेंगे, थोड़ा सा वही कंफ्यूजन का विषय एक है। और रक्त और ब्लड का तो बहुत ज्यादा कोरिलेशन है कि रक्त जो है वो ब्लड से ही कोरिलेट उसका कोरिलेशन होता है। फिर मांस तो आसान है, जहां पर भी जैसा हम टिश्यूज हैं बॉडीज की, वो सब टिश्यू वो मांस धातु के अंदर आ जाती हैं। और फिर मेद तो लिपिड और फैट्स से कंपेयर तो हो ही जाता है।
और शुक्र जो है वो तो रिप्रोडक्टिव जो भी पोर्शन बॉडी में होगा वो शुक्र की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से इसका कोरिलेशन हम कर सकते हैं। और एक बात इसमें एक और है कि ये जो 7 धातु है उनका हर एक का मूल दिया है कि और रस धातु उसका मूल है हृदय और प्राणवाही धमनी, ऐसा लिखा है। फिर रक्त व स्रोतस का मूल, इस स्रोतस के जो कंसेप्ट है वो चरक संहिता में ज्यादा आती है, यहाँ पर धातु की कंसेप्ट ज्यादा है अष्टांग हृदय में, और चरक में वो रस करके आया हुआ है। तो हर एक के मूल स्थान दिए हैं कि रस का मूल स्थान क्या है, रक्त व स्रोतस का मूल स्थान क्या है, मांस व स्रोतस का मूल स्थान क्या है, मेदो व स्रोतस का मूल स्थान क्या है। ऐसे हर एक स्रोतस के अलग अलग मूल स्थान भी दिए हैं। और जो मेडिसिन उसके ऊपर कार्य करने वाले होते हैं वो मूल स्थान के ऊपर काम करने वाले मेडिसिन भी बहुत बार होते हैं। तो जैसा रस व स्रोतस का मूल स्थान दिया है कि हृदय और प्राणवाही धमनी, तो रस व स्रोतस दुष्ट होने के कारण प्राण व स्रोतस के विकार होते हैं और हृदय के भी कुछ विकार रस व स्रोतस की दुष्टि के कारण होते हैं। तो हर एक जो धातु है उसका स्रोतस का वर्णन चरक संहिता में हमको मिलता है। तो उसका रिलेशन कोरिलेशन कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर नर्वस सिस्टम है, ये सब उसके साथ कोरिलेशन हमको थोड़ा बहुत किया जा सकता है, एग्जैक्टली उसका कोरिलेशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, थैंक यू। और कुछ डाउट है तो थोड़ा सा हम डिस्कशन कर सकते हैं या फिर आगे चलेंगे। फिर आता है मलों की बारी आती है। पहले हम दोषों के बारे में देखा, दोष बढ़ने की वजह से क्या होता है। फिर हमने देखा कि धातुएं बढ़ने से क्या होता है। अभी देखेंगे मलों के बढ़ने से क्या होगा कि मल उसके डिजायर्ड क्वांटिटी से अगर ज्यादा होते हैं तो उससे क्या होगा। तो शकृत मतलब पुरुष यानी स्टूल की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा। तो कुक्षव आधमानम आटोपम गौरवम वेदनाम शकृत। तो शकृत के बढ़ने से मतलब पुरुष के स्टूल के बढ़ने से क्या होगा। तो कुक्षव आधमानम, कुक्षी मतलब पेट में, आधमान मतलब जैसे गैस भरा हुआ लगता है तो उसको बोलते हैं आधमान। आटोपम, जहां आटोप का मतलब है कि जहां पर पेट से साउंड अगर आता है गैस की वजह से तो उसको हम आटोप कहते हैं, अगर साउंड नहीं आता तो उसको आधमान कहते हैं। फिर होता है गौरव, शरीर में पूरा भारीपन लगता है, और वेदना मतलब पेन होता है। तो ये सभी जो है वो शकृत मतलब पुरुष का ज्यादा क्वांटिटी में, शकृत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया तो उसके लक्षण ये होते हैं। फिर आता है कि मूत्रम तो बस्ती निस्तोदम कृत्य भी अकृत सौन्यताम। मूत्र की क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो बस्ती निस्तोद, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर में, तोद मतलब जैसा कोई पिन से चुभा रहा है ऐसा ऐसा पेन होना, उसको हम बोलते हैं तोद। और कृते अभी अकृत संज्ञताम मतलब मूत्र विसर्जन करने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है, तो ऐसा जो लगता है उसको हम कृते अपि अकृत संज्ञताम, करने के बाद भी नहीं किया हुआ है ऐसा लगना, तो ये मूत्र के बढ़ने के लक्षण है। फिर उसके बाद है स्वेदो अति स्वेद दौर्गंध्य कंडू। पसीना अगर ज्यादा आएगा तो क्या लक्षण होंगे। तो बढ़ेगा तो पसीना की स्वेद की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा। तो अति स्वेद ज्यादा पसीना आना, दौर्गंध्य मतलब उसको दुर्गंध आना पसीने को, और कंडू मतलब स्किन में इचिंग होना। ये जो तीनों लक्षण है वो स्वेद की क्वांटिटी बढ़ेगी तो होगा। तो स्वेद बॉडी में उत्पन्न होता है और वो पसीने की वजह की तरह से बाहर आता है। तो उत्पन्न शरीर में होता है, बाहर आने की क्वांटिटी भी फिर बढ़ जाएगी। फिर दौर्गंध्य दुर्गंधी और कंडू मतलब स्किन में इचिंग इचिंग हमको होगा। ये सभी स्वेद बढ़ने के लक्षण है। फिर एवं च लक्षयेत,
इस प्रकार से हमें समझना है कि धातुओं की क्वांटिटी उनके डिजायर क्वांटिटी से बढ़ी हुई है। फिर दूषिकादि मलान बाहुल्य गुरुतादि भी। हाँ ठीक है। तो जैसे अपन ने पिछली बार चर्चा की थी कि पुरुष जो है वो एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने का काम करता है, इवन दो वो मतलब सो टू से वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन उसका एक फंक्शन। तो क्या ये चीज मूत्र और स्वेद में भी अप्लाई करती है या उनमें अप्लाई नहीं? इसमें ऐसा है कि नॉर्मल क्वांटिटी में रहना ये तो जरूरी ही है, और ये ज्यादातर, लेकिन जो धारण करने का काम जो कहा है ज्यादातर पुरुष का ही कहा है, मूत्र और श्वेत के लिए कहा नहीं है। लेकिन वो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है, लेकिन वो सही क्वांटिटी में उत्पन्न होना भी जरूरी इसलिए है कि तभी तो शरीर में जो बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या फिर जो भी शरीर का टोटल मेटाबॉलिक बैलेंस है वो रहना, अगर सही क्वांटिटी में पसीना आएगा तो ही होगा। चैनल्स क्लियर तभी रहेंगे, पसीना सही से आएगा तो हो रहेंगे। और किडनी का कार्य सही से चल रहा है ये पता कैसे चलेगा? तो मूत्र की क्वांटिटी सही से उत्पन्न हो रही है तो हम पता चलेगा कि जो वो है क्वांटिटी जो है सही से मतलब अपना कार्य सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो धारण करने का काम उनका डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन उनका कार्य में ये है भी कि सही क्वांटिटी में उत्पन्न होना, धारण ही करेगा वो। ठीक है। फिर दूषिकादि नपि मलान बाहुल्य गुरुतादि भी। और फिर दूषिकादि, दूषिका यानी आंखों में जो मल उत्पन्न होता है, दूषिका इसको कहते हैं। दूषिका आंख में जो निकलता है थोड़ा स्टिकी वगैरह, तो उसको दूषिका कहते हैं। आदि, दूषिकादि मतलब और बाकी के जो मल है, मतलब कान में और नाक में जो मल निकलता है उनका कैसे पता करेंगे? तो बाहुल्य गुरुतादि भी, तो उनकी ज्यादा क्वांटिटी में उत्पन्न होना ये उनके बढ़ने के लक्षण है बस। तो इसमें बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हमको ज्यादा क्वांटिटी में अगर बढ़ रहा है तो फिर उसको कम करने के लिए फिर उस तरीके से हमको मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। तो बढ़ने से ही वो दिखते हैं, वो तो डायरेक्ट दिखेगा कि वो बढ़ा हुआ है। मतलब आंखों का मल बढ़ा हुआ है तो वो दिखेगा, कान में बढ़ा हुआ है तो वो दिख जाएगा, नाक में बढ़ा हुआ है तो वो भी दिख जाएगा। तो उसमें पता करने में इतना ज्यादा समस्या नहीं होती, इसलिए उसको डायरेक्ट डिस्क्राइब नहीं किया है। फिर जैसा बढ़े हुए दोष धातु मलों के लक्षण दिए हैं, वैसे घटे हुए दोष धातु मलों के भी लक्षण दिए हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया नहीं है। फिर आधे के लाइन में उसको बता दिया। तो लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य साधो। फिर अनिल यानी वायु, उसके घटने की वजह से क्या होगा? क्षीणे अनिले, अनिल अगर क्षीण हो जाएगा तो क्या लक्षण होगा? लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य साधो। अंगस्य साध मतलब अपनी जो क्रिया है बॉडी में जो करना एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल जो फंक्शन है वो नहीं होना। क्रिया मतलब मूवमेंट्स, वो प्रॉपर नहीं होना, ये वायु के घटने के लक्षण है। वायु कम होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। फिर साधु अल्पम भाषिते हितम। साधु अल्पम भाषिते हितम मतलब कम बात करना, कि बात तो कम हो गया तो बातचीत भी कम होती है। क्योंकि जैसा हमने देखा है कि ये बात करना मतलब ये जो हम उसके बाद हम दोष भेदी अध्याय में देखेंगे कि बोलना या फिर श्वास प्रश्वास करना या फिर और बहुत सारी क्रियाओं को भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि वायु के 5 प्रकार है, पित्त के 5 प्रकार है, कफ के 5 प्रकार है। तो उस तरह से बोलना मतलब शरीर मुंह से शब्द निकलना ये भी वायु का ही एक कार्य है। तो अगर वायु अगर का क्वांटिटी कम हुआ है तो फिर भाषिते हितम मतलब बातचीत करना कम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जो भी चाहिए सपोर्ट वो वायु में नहीं होता है, इसलिए फिर बातचीत करना कम होता है। फिर संज्ञा मोहा मतलब कि बुद्धि जो है वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होती। उसमें लिखा ऐसा है कि संज्ञा यानी बुद्धि, तस्य मोह विवेचन अक्षमत्वम, कि डिफरेंशिएट करने में बुद्धि को मुश्किल होती है। तो वो संज्ञा मोह, वो बात घटने की वजह से भी होता है। और
श्लेष्म वृद्धि उक्तामय संभव। कफ के बढ़ने के वजह से जो विकार दिए हैं वो भी वात के घटने से होंगे। अभी ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि जैसे शरीर के क्रियाकलाप कर्म अगर कम हो जाएंगे तो व्यक्ति एक जगह पर बैठा रहेगा, और एक जगह पर बैठा रहेगा तो ऑब्वियसली कफ की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसलिए फिर श्लेष्म वृद्धियुक्तामय संभव, कफ के बढ़ने की वजह से जो व्याधि होते हैं वो दिखेंगे। मतलब वात के कम होने से कफ बढ़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वात के घटने की वजह से, वात अगर घटेगा तो क्रिया कार्य मूवमेंट्स ये सब कुछ कम हो जाएगा, तो बॉडी की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली यूटिलाइज होगी नहीं तो वो वहीं पर स्टैग्नेंट होगी और इसलिए कफ बढ़ेगा। तो उसका अल्टीमेट जो है वो कफ के बढ़ने में होगा। वात अगर कम होगा तो उसका अल्टीमेट जो है वो कफ बढ़ने में उसका परिणाम होगा। फिर आता है पित्ते मंदो अनल शीतम प्रभा हानि। तो पित्त अगर कम हो गया उसके डिजायर क्वांटिटी से, जितना जरूरी उतना उससे कम अगर हो गया तो मंदो अनल, अग्नि मांद्य। तो ऑब्वियस है कि पित्त ही से ही पाचन होता है, तो अगर पित्त कम हो गया तो डाइजेशन की प्रॉब्लम तो हो गई। मंदो अनल, अग्नि कम हो जाएगा। फिर शीतम, तो क्योंकि वात पित्त और कफ तीनों में उष्ण की कैटेगरी में पित्त ही है, इसलिए और कफ और वायु दोनों के लक्षण में शीत दिया ही है। तो मैंने जैसे बोला कि तत्र रुक्षो लघु शीतः खरा सूक्ष्म चलो अनिल, अनिल के जो लक्षण दिए वहां पर शीत जो है वो गुण उसका दिया है। और वैसे ही कफ के लक्षणों में भी स्निग्ध शीतो गुरुर मंदोष लक्षणों मृत्न स्थिर कफाया बोला है, तो उसमें भी शीत का गुण है। तो उष्ण ये तीनों में केवल पित्त ही है, तो इसलिए ऑब्वियसली पित्त की क्वांटिटी अगर कम हो जाएगी तो बॉडी में शीतता बढ़ेगी, कोल्ड जो है वो बॉडी में बढ़ जाएगा। कोल्ड यानी जुकाम नहीं, शीत गुण बढ़ेगा। तो प्रभा हानि, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ये पित्त का कार्य है और प्रभाव उत्पन्न मतलब बॉडी का जो लस्टर है वो पित्त के ऊपर ही डिपेंड रहता है, इसलिए फिर पित्त का क्षय होगा तो ऑब्वियसली प्रभा भी कम हो जाएगी, बॉडी में जो लस्टर है वो भी अपने आप कम होगा। तो ये सभी लक्षण जो है पित्त के घटने की वजह से होंगे। और फिर कफ कम होगा तो क्या होगा, कफे भ्रमा, श्लेष्माशयानाम शून्यत्वम रुद्रव श्रथ संधिता। तो भ्रमा मतलब चक्कर आना, वो भ्रम, चक्कर आने का जो है वो कफ अगर घट जाएगा तो चक्कर आ सकते हैं। फिर श्लेष्माशयानम शून्यत्वम, जहां जहां पर कफ का स्थान दिया हुआ है वो स्थान जैसा है कि वो हॉलोनेस वहां पर फील होना। तो उसके बाद के जो अध्याय उनमें दोषों के अपने अपने स्थान भी दिए कि दोष कहाँ कहाँ पर मेनली रहते हैं। तो कफ का जो स्थान है ऊर है और शिर है, मतलब सीने में और सर में एक कफ का मेजर स्थान है। तो श्लेष्माशयानम शून्यत्वम, जहां पर कफ रहता है, आश्रित रहता है, ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, वो शून्यत्व मतलब वो हॉलोनेस वहां पर फील होना, ये कफ के क्षय की वजह से होगा। और फिर रुद्रवह मतलब पाल्पिटेशन, हार्ट की स्पीड बढ़ जाना, वो रुद्रवह, ऐसा लगता है कि धड़कन तेज हो गई, जो लगता है वो कफ के क्षय की वजह से होता है। और श्लथ संधिता, और जो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े से लूज हो गए, ऐसा कफ अगर क्षय हो जाएगा तो हमको लग सकता है। तो ये तीनों जो इस तीनों दोषों के घटने की वजह से ये सभी लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। और इनमें इतना बेसिक है कि ऑब्वियस उनके जो भी ऑब्वियस गुण दिए हैं जो हमने पहले अध्याय में देखे थे, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो निरह पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम और स्निग्ध शीतो गुरुर्मंधा लक्षणों मृत स्थिर कपा। ये जो गुण उनके अलग अलग दिए हैं, उनके गुणों को हम अगर देखेंगे तो ये लक्षण उनसे उत्पन्न होंगे, ऑब्वियसली हमको पता चल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा अलग से लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है कि रस धातु और धातुओं के घटने से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। ये जो अध्याय है दोषादि विज्ञान, ये जो अध्याय है
वो फिजियोलॉजी के दृष्टि से और पैथोलॉजी के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लक्षण और सभी जो चिकित्सा हम करते हैं वो इसी के आधार पर ज्यादा होती है। बाकी जो व्याधियां हैं, व्याधियों के अपने अलग अलग लक्षण तो होंगे ही, लेकिन हर एक व्याधि के भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज या फिर रक्तज, ऐसे अलग अलग प्रकार के टाइप हर एक व्याधि के दिए हैं। तो उनके भी जो लक्षण अलग अलग होंगे, वो इसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि वो जो किस तरह से वो बॉडी में वो उसका कोई व्याधि होगा तो वो किस तरह से दिखेगा, वो भी इन लक्षणों के आधार पर ही हम बता पाएंगे, और उनका और इनका बहुत बड़ा रिलेशन है। तो इसकी वजह से हम जो ये जो लक्षण है वो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको अगर पता करना है कि बॉडी में क्या बढ़ा है क्या घटा है, उसका अगर जानकारी लेना है, तो ये फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के दृष्टि से ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातुओं के दोषों के, वृद्धि के, क्षय के, विकृति के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर वो हम जानेंगे तो उससे हम चिकित्सा करना, व्याधियों का निदान करना और उनको दोषों के हिसाब से डिवाइड करना, ये हम कर सकते हैं। इसलिए ये दोषादि विज्ञानी अध्याय जो है वो दोनों के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि रसो धातुओं के क्षय के लक्षण क्या होंगे, कि दोषों के हमने देख लिया, धातुओं के क्षय होने के क्या लक्षण होंगे। तो धातु क्षय से रसे रौक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्दा सहिष्णुता। तो रस धातु अगर क्षय होगा तो क्या क्या होगा, तो रौक्ष मतलब बॉडी जो है वो रुक्ष, ड्राई हो जाएगी, क्योंकि रस धातु जो है वो ज्यादातर उसका जो परसेप्शन है वो हमें स्किन के ऊपर से होता है, तो इसलिए स्किन का ड्राइनेस पता होगा तो रस धातु का क्षय है ऐसा हमें पता चलेगा। फिर श्रम मतलब जल्दी थकान महसूस होना। फिर शोषो मतलब मुंह सूख जाना, ये जो लक्षण है वो मुंह, नाक, मुंह, गला, ये सभी सूख जाना, ये जो लक्षण है वो रस धातु के क्षय से होगा। ग्लानि ही, ग्लानि जो अनायास से मतलब बिना काम किए भी थकान लगना, ये जो लक्षण होता है उसको हम कहते हैं ग्लानि या फिर क्लम, कि बिना कुछ काम किए भी अगर थकान लग रही है तो उसको हम कहते हैं ग्लानि। और शब्दा सहिष्णुता मतलब ज्यादा जोर से बोला हुआ जो शब्द है वो सहन नहीं होता है, तो उसको हम शब्दा सहिष्णुता, असहिष्णु, तो जोर से बातचीत करना भी पसंद नहीं रहता, तो वो रस धातु के क्षय के लक्षण है। जैसे हम बाहर से बहुत ज्यादा काम करके आते हैं, पूरे दिन भर अगर कोई जॉब कर रहा है और काम कर रहा है और थकान, और घर घर आके ऐसा लगता है कि शांति से एक जगह बैठ जाए, तो ये इसलिए होता है कि रस धातु का क्षय रेगुलरली होते रहता है, कि क्योंकि उसी का ज्यादातर एक्सपोजर ज्यादा होता है और रस धातु का क्षय हो जाता है। इसलिए फिर डेली घर पे आने के बाद हमको लगता है कि अभी ऐसे शांति से थोड़ा देर, आधा घंटा एक जगह बैठ जाए, तो वो रसक क्षय का लक्षण है। तो वो उसकी पूर्ति कैसे होगी, कि थोड़ा सा नमक और ये नींबू डाल के पानी अगर पी लेंगे तो रस धातु का क्षय जो रेगुलर होता है वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो शब्दा सहिष्णुता मतलब कोई बातचीत भी नहीं करेंगे तो पसंद नहीं करेंगे, तो वो जो है वो डेली बेसिस पर ये हमको रेगुलर दिखता है कि ये जो लक्षण है शब्दा सहिष्णुता, मतलब बहुत दिन भर कुछ बाहर एक्सर्शन करके आए हैं, तो फिर घर में आने के बाद लगता है कि थोड़ा एक 15-20 मिनट कोई शांति से एक जगह पर बैठे, ऐसा लगता है, तो वो रसक क्षय का लक्षण हम समझेंगे। तो उसी तरह से रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल रुक्षता, तो रक्त धातु का क्षय हो जाएगा, तो फिर अम्ल शिशिर प्रीति, खट्टा खाने की और ठंडा खाने की इच्छा होगी, तो ये रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति, अम्ल और शिशिर, खट्टा और शिशिर मतलब ठंडा खाने की इच्छा रक्त धातु के क्षय की वजह से होती है। फिर शिरा शैथिल्य मतलब जो शिराएं शरीर के ऊपर दिखती है उनमें भी शैथिल्य मतलब वो लूज हो जाती है, तो वो रक्त धातु के क्षय की वजह से होगा। और रुक्षता, शरीर पूरा ड्राई हो जाएगा, ये भी रक्त धातु के क्षय से भी होता है, तो रस के कारण भी होता है और रक्त के कारण भी रुक्षता जो है वो
उत्पन्न हो सकती है। फिर मांसे अक्षग्लानि गंडस्फिक शुष्कता संधि वेदना। तो मांस धातु क्षय हो जाएगा तो क्या होगा, तो अक्षग्लानि आंखों में ऐसा लगता है कि थकान हो गई है। इंद्रिय या फिर आंख और इंद्रिय मतलब जो ज्ञानेंद्रिय है, मतलब आंख है, कान है, इन सभी जो है वो दौर्बल्य मतलब वो अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे, तो वो उसको हम बोलेंगे अक्षग्लानि। वो उनको भी थकान लगती है कि कुछ देर लगता है कि कुछ नहीं देखना है, कि आंखें बंद करके बैठ जाना है, फिर कुछ सुनना नहीं है, कान बंद करके बैठ जाओ, ऐसा कभी कभी लगता है। तो ये सभी जो अपने अपने कार्य करने में अक्षम होता है, उनका सामर्थ्य कम हो जाता है, उसको बोलते हैं अक्षग्लानि। उनमें थकान जैसे लगता है तो उसको हम कहते हैं अक्षग्लानि। फिर गंडस्फिक शुष्कता, गंड और स्फिक मतलब बटक्स और गंड, इन तीनों में ऐसा ऐसा लगता है कि ऐसे दब गया है, ऐसे चेहरा ऐसा दब गया ऐसा लगता है, तो फिर उसको हम बोलेंगे गंड शुष्कता। और स्फिक शुष्कता मतलब बटक्स का साइज भी कम हो गया, उसको हम बोलेंगे स्फिक शुष्कता। फिर संधि वेदना, और क्योंकि सभी बॉडी के ऊपर आवरण करने का काम मांस धातु का है, तो इसलिए उसका आवरण अगर कम हो जाएगा तो जो जॉइंट्स है उनकी मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं होगी और उनमें पेन होगा। तो फिर संधि वेदना जो लक्षण है वो मांस धातु के क्षय का लक्षण एक है। फिर मेधसी स्वपनम कट्याह क्लीनो वृद्धि कृशांगता। मेध धातु अगर कम हो जाएगा तो स्वपनम, स्वपनम का मतलब होता है यहाँ पर सोना, ये ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। तो स्वपन का मतलब स्पर्श अज्ञत्वम, मतलब स्पर्श को किसी ने कर लिया तो पता नहीं चलेगा। तो मेद धातु क्षय होने की वजह से स्वपनम कट्याह प्लीनो वृद्धि, स्वपन मतलब जो स्किन है उनको, उसको अपना जो स्पर्श का जो ज्ञान है वो नहीं होगा मेद धातु के क्षय की वजह से। फिर कट्याह प्लीनो वृद्धि, कट्याह स्वपनम, सॉरी कट्याह प्लीनो वृद्धि नहीं। और दूसरा है जो है वो कमर में जैसे शून्यता हो गई, मतलब उसमें कोई सेंसेशन नहीं है, ऐसा जो है वो लक्षण होगा, वो मेद धातु के क्षय की वजह से होगा। मैं थोड़ा सा एक इसमें गड़बड़ कर दिया कि स्वपनम का मतलब स्किन का जो है वो स्पर्शाद्यत्वम बोला है, तो यहाँ पर बोला है कि कट्याह स्वपनम मतलब कमर में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, मतलब उसमें सेंसेशन का लॉस हो जाएगा कमर में, तो ये मेद धातु के क्षय की वजह से वो होगा। फिर प्लीनो वृद्धि, प्लीहा मतलब स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन की साइज बढ़ जाना, ये मेद धातु के क्षय के कारण वो होता है। और फिर कृशांगता, तो ऑब्वियसली फैट्स अगर कम हो जाएंगे तो क्रुश मतलब इमेसिएशन तो होगा ही, तो ये जो है वो मेद धातु के क्षय के कारण ये होगा। फिर आता है अस्थि, अस्थि धातु के क्षय से अस्थि, अस्थितोदहा मतलब अस्थियों में मतलब हड्डियों में कोई सुई चुभ हो रहा है, ऐसा पेन होना, उसको हम बोलेंगे तोद, अस्थितोद। तो ऐसे लक्षण बताते हुए पेशेंट आते हैं कि इसे चुभने जैसी पीड़ा होती है, तो उसको हम बोलेंगे अस्थितोद। फिर शदनम दंत केश नखादिशु, और फिर शदनम मतलब गिर जाना, तो दंत दांत गिर जाना, केश बाल गिर झड़ना, नख इत्यादि भी निकल जाना, ये जो है वो अस्थि धातु के क्षय की वजह से भी हो सकता है। तो उनके बाकी भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अस्थि धातु का क्षय होना भी इसका एक कारण है कि दंत केश नखादिशु सदनम, ये सभी गिर जाना, ये अस्थि धातु के क्षय से होगा। फिर मज्जा धातु क्षय होगा तो क्या होगा, अस्त्राम मज्जनी सौशीर्यम, अस्त्राम सौशीर्य मतलब अस्थि सुशिर मतलब पोरस हो जाना, ये जो है वो बोन मैरो अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली अस्त्राम सौशीर्यम मतलब अस्थि में जो हॉलोनेस लगता है या फिर उसका जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाती है, वो मज्जा धातु के क्षय की वजह से होता है। भ्रम, उससे भी चक्कर आने का जो लक्षण है वो
मज्जा धातु के क्षय से भी होगा। फिर तिमिर दर्शनम, मतलब आंखों के आगे अंधेरा आना, ये मज्जा धातु के क्षय का एक लक्षण है। तिमिर दर्शनम, ये सब ये लक्षण जो है वो मज्जा धातु के क्षय की वजह से होगा। फिर शुक्र धातु क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? शुक्रे चिरात प्रसिचेत शुक्रम शोणितमेव वा तोदो अत्यर्थम वृषणयोर मेढ्रम धूमायति वच। तो शुक्र धातु के क्षय की वजह से चिरात प्रसिचेत, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब शुक्र चिरात मतलब देर से निकलेगा, और कभी कभी शुक्र के साथ रक्त भी निकलेगा, तो ये शुक्र धातु के क्षय का लक्षण है। तोदो अत्यर्थम वृषणयो हो, मतलब वृषण मतलब टेस्टिस में तोद वहां पर पेन होना, ये लक्षण है। मेढ्रम धूमायति वच, और पेनिस में दाह जलन होना, ये जो है वो सभी लक्षण शुक्र का धातु I think some internet issues there. Looks like so. Yeah. Looks like connectivity issues there. वो कुछ डाटा का प्रॉब्लम हो गया इसलिए। हाँ। मैं थोड़ा अपना ना वीडियो ऑफ करके बोलता हूँ जी, थोड़ा सा उसमें डेटा कम लगेगा, है ना? यस। तो हाँ, तो पुरीशे वायुरंतराणि सशब्दो वेष्टयन्निव कुक्षौ भ्रमति यात्युर्ध्वं हृत्पार्श्वे पीडयन् दृशम। तो पुरीश अगर कम हो जाएगा तो फिर वायु अंतराणि सशब्दो वेष्टयन् इव कुक्षौ भ्रमति, कुक्षी में वायु शब्द के साथ ऐसा लगेगा कि वो पूरे इंटेस्टाइन को उसने जकड़ लिया है, उसके ऊपर वो घूम रहा है ऐसा लगता है। तो कुक्षौ भ्रमति, उसमें वायु घूम रहा है ऐसा लगेगा, पुरुष अगर कम हो गया तो। और याति ऊर्ध्वम हृत पार्श्वे पीड़े, और ये पूरा घूम के ऊपर की ओर आ रहा है ऐसे लगेगा। हृत पार्श्वे पीड़यन भृशम, और हृदय और पार्श्व इसमें पीड़ा होगी, मतलब दर्द होगा। तो ये शुक्र मतलब सॉरी पुरुष कम हो जाएगा तो ये लक्षण दिखेंगे। पार्श्व यानी बाजू में, साइड, यहाँ पर ये ऐसे दोनों साइड में, इसको पार्श्व कहते हैं। हाँ, फ्लैंक्स इसको बोलेंगे हम। तो फिर उसके बाद मूत्रे अल्पम मूत्रे कृच्छात विवरणम शास्त्रमेव वा। अल्प मूत्र का प्रमाण कम हो गया तो कृच्छात मूत्रयेत, मतलब मूत्र विसर्जन करते समय पीड़ा होगी। मूत्रयेत कृच्छात, कुछ मतलब कठिनता से होगा। फिर शास्त्रमेव वा, विवरणम शास्त्रमेव वा, या फिर वो उसका डिस्कलर हो जाएगा, या फिर कोई अलग दूसरा कलर होगा, मतलब जो नॉर्मल कलर जो होता है उससे अलग कलर होगा, या फिर शास्त्रम मतलब रक्त के साथ मूत्र आएगा तो मूत्र कम होगा। तो इस तरह से लक्षण हमको दिखेंगे। फिर स्वेद कम हो जाएगा तो क्या दिखेगा? स्वेदे रोमच च्युति ही स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वचा। स्वेद भी शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा? रोमच्युति, मतलब जो रोम मतलब शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उनको रोम कहते हैं, वो निकल जाएंगे, क्योंकि उनको जो
न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगा। फिर स्तब्ध रोमता, फिर कुछ गिर जाएंगे, कुछ अपने जगह पर ही रहेंगे, ऐसा अलग अलग हो जाएगा। और स्फुटतम त्वचा, मतलब स्किन में क्या जैसे झुर्रियां नहीं, कहीं कहीं कट जाएगा, हाँ क्रैक हो जाएगा। हाँ, तो वो जस्ट स्फुटतम त्वचा, वो क्रैक हो जाएगा। इस तरह से स्वेद कम हो जाएगा तो भी लक्षण दिख सकते हैं। तो इस तरह से दोषों का बढ़ने का लक्षण, धातुओं के बढ़ने के लक्षण, मलों के बढ़ने के लक्षण, उस तरह से दोषों के कम होने के लक्षण, धातुओं के कम होने के लक्षण और मल के कम होने के लक्षण ये हमने देखे हैं। तो फिर उसके साथ कुछ जो बाकी कुछ मल बचे हुए हैं, तो मलानाम अति दुर्लक्ष लक्ष्य समलायन संतोष शून्य लाभ वही। मलानाम अति सूक्ष्माणाम दुर्लक्षम लक्षयेत् क्षणं समलायन संशोधन शून्य लाभ वही। The decrease